मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया होगा। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। नहीं किया है तो करना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। इस चेहरे को ध्यान से देखो, पहचानते हो? नहीं। अरे ये बड़े बड़े काम करती है, मैं इनका परिचय तुम्हें देना चाहता हूँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अब ये दिल्ली की सीएम नहीं रहने वाली हैं। इनका चेहरा देख लो। इनकी एक विशेषता है। क्या करती हो तुम? जहाँ फाइल पे कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगाता। वो तो मोदी जी की फेवरेट है। जहाँ फाइल पे कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगाता। तो अंगूठा ही लगाओ जाके, क्योंकि दिल्ली का पढ़ा लिखा सीएम वापस आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, और उसने घोषणा भी कर दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल बरी, साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है। केजरीवाल की ये शेर की तरह दहाड़ सालों बाद सुनाई दे रही है, और इस दहाड़ के पीछे का कारण है एक धाकड़ न्यायाधीश, नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। अब हमें ऐसे बेईमान जजों की जरूरत नहीं है। इस देश को सुधारना है तो ऐसे ही धाकड़ न्यायाधीशों की आवश्यकता है, जो झूठ के मुंह पर ऐसा तमाचा मारने की दम रखते हो कि जो चाटुकारिता में डूबी संस्थाएं भन्ना आ जाएं। इनके मुखियाओं के अंदर एक डर पैदा हो जाए कि यदि हमने किसी के ऊपर दबाव में आकर झूठी कार्रवाई की तो ऐसे न्यायाधीश हमारे ऊपर बैठे हैं जो हमारी लंका लगा देंगे। इस झूठ के दौर में इस प्रकार से निर्भीक होकर, निर्णय होकर निर्णय देने वाले न्यायाधीशों का स्वागत करता हूं और इनकी सलामती की दुआ भी करता हूं। और मैं उन संस्थाओं के अधिकारियों के लिए भी दुआएं कर रहा हूं जिन्होंने अपने अनपढ़ आकाओं के दबाव में आकर एक पढ़े लिखे सिटिंग सीएम के ऊपर झूठे आरोप लगाए, फर्जी केस बनाया और जेल में डाल दिया। पर इन बेचारों को क्या पता था कि ये एक धाकड़ न्यायाधीश के हत्थे चढ़ जाएंगे। और इस धाकड़ न्यायाधीश ने गुलाम बनी इन संस्थाओं को न केवल फटकारा है, बल्कि इन संस्थाओं के मुखियाओं के ऊपर केस करने की भी बात की है। और जितेंद्र प्रताप सिंह के इस साहसिक निर्णय को सालों साल तक याद रखा जाएगा। इस निर्णय के बाद जब केजरीवाल बाहर आए, भावुक होकर कुछ इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, सुनिए। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल ने जिस इमोशन के साथ बयान दिया, जिस रोते हुए लहजे में बयान दिया, इसके दो मायने हैं। पहला ये, यहाँ बात लाइकिंग और डिसलाइकिंग की नहीं है, किसी पार्टी या व्यक्ति के समर्थन की नहीं है। यहाँ ये बात है कि किस प्रकार से इस देश में खुलेआम संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है कि जब एक सिटिंग सीएम अंदर जा सकता है तो आप और हम कौन हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि केजरीवाल जो कैमरे के सामने रो रहे हैं, राजनेता है, और राजनेता घड़ियाली आंसू जरूर रोएगा। तो यहाँ पर भी इनकी एक राजनीति है, एक सिंपैथी बटोरने का काम है। मैं ये नहीं मानता कि राजनीति में कोई दूध का धुला है। जो दूध का धुला है वो राजनीति में जाएगा ही नहीं। जब वो गंदा हो जाएगा तब वो राजनीति में जाएगा। तो केजरीवाल भी राजनीति में पहुंच गए हैं। समस्या ये नहीं है कि ये भ्रष्ट है या नहीं है, समस्या ये है कि इस देश में सभी लोग भ्रष्ट हैं, बस नजरिया बदल जाता है। कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, इसका नजरिया इनकी मम्मी तय करती हैं। सर जी, इनकी मम्मी कौन है? वो इन्हीं से पूछो इनकी मम्मी कौन है। बताओ भाई सबको, तुम्हारी मम्मी कौन है? प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं? कई बार उनमें माँ स्वरूप सर जी, मोदी इनकी माँ कैसे हो सकती है? मोदी भगवान हो सकते हैं, मोदी बहरूपिया हो सकते हैं, अरे यहाँ तक कि मोदी किसी की महबूबा भी हो सकते हैं। तो क्या मोदी किसी की माँ नहीं हो सकते? बड़ा है अम्मा वाला। ये अम्मा पापा खेलना दुग्गल साहब को खेलने दो। इजराइल गए थे, माँ बहन करा के आए हैं। सुनो खुद। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। हालांकि ये क्लिप का छोटा सा हिस्सा है, पूरा क्लिप सुनोगे तो इसका सेंस कुछ अलग निकलेगा। लेकिन ये 10 सेकंड की क्लिप चलाने का रिवाज किसने शुरू किया? इसी व्यक्ति ने, क्योंकि इस व्यक्ति का नजरिया ऐसा ही था, लोगों को 10-10 सेकंड की क्लिप चला के बदनाम करना। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और जब व्यक्ति खुद बदनाम होने लगा तो कह रहा है कि सबको दिखाओ पूरा वीडियो। तो यही तो मेरा काम है। कैसे दिखाएं? परंपरा तुमने शुरू की है, तुम्हारी सोच है। अगर इस बहरूपिये के नजरिए से मैं इस दुनिया को देखना शुरू करूं ना, तो मुझे दुनिया पता कैसे देखेगी? जो व्यक्ति इसकी हाँ में हाँ मिलाए वो व्यक्ति समझदार है, और जो व्यक्ति इसका विरोध ना करे वो देशभक्त है। फिर भले ही वो भ्रष्टाचारी हो, भले ही वो बलात्कारी हो, भले ही वो हत्यारा हो, ये सभी इस आधुनिक धृतराष्ट्र की नजरों में विशुद्ध देशभक्त हैं। क्योंकि समृद्ध काल में जो मोदी भक्त है वही तो देशभक्त है, और जो मोदी भक्त नहीं है वो देशद्रोही माना जाएगा। आप खुद सुनिए। And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. बस ऐसे ही गधों की वजह से तो ये देश गलत रास्ते पे जा रहा है। मतलब मोदी का विरोध करोगे तो देश का विरोध माना जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा।
और ऐसा करने वालों को जेल में डाला गया है, फिर भले ही वो पढ़े लिखे साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, उठा के जेल में डाल दो, भले ही धर्मगुरु क्यों ना हो। मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, उठा के जेल में डाल दो, भले ही IITN सिटिंग CM ही क्यों ना हो। अब तो ये नंगी आंखों से कोई भी देख ले कि सत्ता के लालची इन भेड़ियों ने कैसे दिन दहाड़े देशभक्ति और धर्म की आड़ में संस्थाओं का भयंकर तरीके से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी। और ये दुरुपयोग नहीं तो क्या है कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट को सबूतों के अभाव में जेल दिया और इस बलात्कारी को बिना वजह बेल दिया। ये दिख रहा है कि कैसे हमारी संस्थाएं सड़ रही हैं। न्याय मांगने गए तो मालूम चला न्याय भी वहां बिक रहा है। शिकायत की तो बोलते हैं नहीं, तुम ये नहीं बोल सकते कि जुडिशरी में करप्शन है। तब इस प्रकार से ऐसे ही धाकड़ न्यायाधीशों से उम्मीद बनती है कि नहीं, इस अंधभक्ति के दौर में अभी देशभक्ति जिंदा है, डरपोक के दौर में अभी एक निडरता जिंदा है। ये एक विश्वास है, ये एक प्रतीक है कि नहीं, लोकतंत्र किसी बाप की जागीर नहीं है। गलत होगा तो उसके खिलाफ बोलने वाले हैं और उसका न्याय दिलाने वाले भी हैं। और ऐसे न्यायाधीशों की इस देश में सच में बहुत जरूरत है। पर ऐसे शेरदिल न्यायाधीश तो इस देश में तब हो पाएंगे जब इस देश की एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, पार्टियां उस प्रकार के विचार रखती हों। और पार्टियों के विचार तो प्रवक्ताओं से ही समझ में आते हैं। और आजकल इस देश में प्रवक्ताओं की क्या हालत है, किसी छुपी नहीं है। बीजेपी के इस प्रवक्ता का एक बयान सुनिए आप। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। प्रवक्ता कह रहा है सबूतों का अभाव था। इस प्रवक्ता से केवल मैं 2 सवाल पूछना चाह रहा हूं। पहला, क्या तुम ये मान रहे हो कि ED, CBI जो सरकार की संस्थाएं हैं, ये भी सरकार की तरह निकम्मी है, सरकार की तरह अयोग्य है, केवल फालतू का पैसा खाके अदरक की तरह फैलते जा रहे हैं, काम धाम करना आता नहीं है, तभी तो सबूत नहीं ढूंढ पाए। और दूसरा, अगर पर्याप्त सबूत नहीं थे तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस प्रकार का केस फाइल करने के लिए? क्या आप ये स्वीकार कर रहे हो कि चुनाव जीतने के लिए झूठा केस लगाकर अंदर डाला गया जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की छवि खराब की जा सके और वह चुनाव हार जाए? वो हार गया। अगर जांच ही करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उन जांच एजेंसियों की जांच होनी चाहिए जो जांच कर रही हैं। जांच इस बात के लिए होनी चाहिए कि उन एजेंसियों के पदों पर जो मुखिया बैठे हैं, जो कर्मचारी हैं, वो योग्य हैं भी या नहीं कि दलाली करके वहां तक पहुंच गए। जो संस्थाएं भ्रष्टाचार के लिए रेड मारती हैं, उन मुखिया और कर्मचारियों को भी देख लो भ्रष्ट हैं या नहीं कि दलाली करके वहां पहुंच गए। तो जिस प्रकार से धाकड़ न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्णय सुनाया है, अब मुझे इन संस्थाओं पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि सरकार के द्वारा इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग किया जा रहा है दूसरे राज्यों की सत्ता पलट करने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में किया। दुरुपयोग किया जा रहा है वहां सरकार स्थापित करने के लिए जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, जैसे दिल्ली में किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने आरोप लगा दिए, जो आरोप अब झूठे साबित हुए। एक्विटल नहीं मिला है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कर रही है, बल्कि उन्हें यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो कि लीगली और टेक्निकली इस स्टेज पे और ज़्यादा डिफिकल्ट था इस केस में, और वो भी उन्हें मिल गया है। और सिर्फ कोर्ट यहाँ तक नहीं रुके, जो CBI के ऑफिसर हैं, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की इंस्ट्रक्शंस भी इशू करी हैं। जैसे एक विटनेस थे, अपेरेंटली एक्यूज थे, उनका नाम है दिनेश अरोड़ा, जो बताया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ काफ़ी क्लोज थे। उन्हें अरेस्ट किया गया, एक्यूज बनाया गया, फिर कोर्ट ले जाके पार्डन कराया गया, उन्हें गवर्नमेंट का विटनेस बना दिया गया। लेकिन जनता ने तब यकीन कर लिया। उसी समय चुनाव थे, जेल में चले गए, छवि खराब हुई, जनता को कोई विकल्प नहीं मिला, जनता ने चुन लिया जो उसे मिला। क्योंकि जनता सच नहीं देख पाई, और सच कौन दिखाएगा? मीडिया। और मीडिया ने क्या दिखाया जो सरकार चाह रही थी, क्योंकि मीडिया तो गोदी मीडिया है। हो रहा है यार, तुम कहां? अब जैसा मीडिया ने दिखाया था वैसा अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुआ, तो क्या मीडिया माफी मांगेगी? मीडिया किस किस बात के लिए माफी मांगेगी? और मीडिया ने कब कब सच दिखाया है? इनके गले में मफलर लपेट देते हैं, ठीक है? ये केजरीवाल होगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस सरकार ने जितने भी काम किए हैं उन सब पर लीपापोती करने का काम इस मीडिया ने किया है। करोड़ों रुपए एडवर्टाइज मिलता है, जो देखो वो सुविधाएं मिल रही हैं, अय्यासी की जिंदगी काट रहे हैं। कौन देश हित में सोचेगा? सबकी बिल्डिंगें हैं, बढ़िया बढ़िया फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चे बढ़िया विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, AC रूम में रह रहे हैं। तो देश तो उनके लिए वही है। खुद को आराम मतलब देश को आराम है। हमें तकलीफ है तो देश को तकलीफ है। इस देश में ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जब नोटबंदी हुई थी तो इस प्रकार की रिपोर्टिंग की जा रही थी, नोटबंदी पर PM पास, ये दलाल कर रहा था रिपोर्टिंग। और नोटबंदी की हालत ये है कि ये व्यक्ति एक बार भी चुनाव में नोटबंदी का नाम नहीं लेता है। इतना बड़ा फेलियर है। PM केयर फंड पर अपनी जबान नहीं खोल रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड है। ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलेंगे तो अभी देशद्रोही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उठाकर अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसी चार्जशीट चलती रहेगी झूठे आरोप में। 8-10 महीने अंदर रहेंगे, लोगों को लगेगा हाँ ये गुनहगार है, और लोग उस नजरिए से देखने लगेंगे जैसे अरविंद केजरीवाल को देखने लगे थे। अब वो चिल्ला चिल्ला के भी कहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कैसे कोई मान लेगा? क्योंकि परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री उतने बड़े नेता नहीं है,
जितना उनके ऊपर प्रचार प्रसार में खर्च किया गया ना, उसके दम पर यह व्यक्ति इतना बड़ा नेता बना है। अगर प्रचार प्रसार का पैसा पूरा हटा दिया जाए तो इस व्यक्ति की खुद की कोई काबिलियत नहीं है। यह है कि बस लोगों को उसने महामूर्ख बनाकर उस पद पर पहुंचा है, इसीलिए जिंदगी में उसका सम्मान होता रहेगा कि एक कला है जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाए। यही तो नेता नगरी है, इसीलिए वो दुनिया का महान नेताओं में से एक माना जाएगा। और हमेशा इस बात के लिए मैं सम्मान करता रहूंगा और प्राउड भी करता रहूंगा कि इस देश की जनता कितनी मूर्ख थी कि सामने वाला दिन रात मूर्ख बनाता रहा और फिर भी हम मूर्ख बनते रहे, उसकी बातों पर यकीन करते रहे। कितना बड़ा जादूगर रहा होगा, इसके लिए तो नतमस्तक होना बनता है। ठीक वही स्थिति देखो यहाँ पर कैसे चल रहा है। लॉकडाउन हुआ था, जमीनी हकीकत ये है, यहां धर्म अधर्म की बातें चल रही थी, तो मीडिया वो दिखाएगी नहीं जो एक्चुअली हकीकत है, क्योंकि ऊपर से इसी प्रकार के ऑर्डर होते हैं। और दलाली में तो एक से एक है, इसमें तो चाटने की विशेष ही कला है। पता नहीं कि जाल इसकी EMI ज्यादा है कि ज्यादा कर्जा ले लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। या छोड़ो, कुछ बोल दूंगा तो। न्यूज एंकर में जो बिस्कन्याएं बैठी हुई हैं ना, उनको देखकर तो खून ही खौल जाता है। सच बताऊं, जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कोई गधी रेक रही है। तो अब विकल्प क्या है? जो ये देश में चल रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमें इस मामले में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने खुद के बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और ये स्वीकार करो कि जितने नेता हैं उनके ऊपर चार्जेस होंगे, वो अंदर से करप्ट होंगे, उन नैतिक पतन हो चुका है। पर इस अमृत काल में अगर हम अपनी बुद्धि से देखें और बात अगर कानून की हो रही है, तो चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, या फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, हमें खुद समझना है कि एक IITian है, ये साइंटिस्ट है, ये शंकराचार्य है, इनका एक इतिहास है हजारों सालों का, उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस देश में इनके ऊपर आरोप लग गए हैं और उस आधार पर इनको जेल में डाला गया। वो जो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, इनको पद दिए जा रहे हैं, हम इनको सम्मान दे रहे हैं, तो फिर कैसी कानून व्यवस्था है? तो फिर हम इसे अंधभक्ति ही तो कहेंगे। अरे आप जब दिख रहा है स्पष्ट रूप से वो बाहर हैं, जिनके ऊपर सिर्फ शंका है, उनको अंदर कर दिया, उनकी छवि खराब कर दी, हम क्या गढ़ रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं? माना कि मीडिया बिकी हुई है, माना कि गलत खबरें दिखाई जा रही हैं, माना कि अब अनपढ़ लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, माना कि बहरूपिया लोग हमको बहला फुसलाकर गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? अब हम थंबनेल देख के परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं इसका वीडियो देखना है, इसका नहीं देखना है, नहीं ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। हमारा बुद्धि विवेक क्या है? मैं सच बताऊं, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मुझसे कहे कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, तो देखो व्यक्ति वहां अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस देश में एक व्यक्ति आके कहता है कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, खुद ने शादी नहीं की, तो हम सोचेंगे उसको पूछे भाई तूने शादी नहीं की, हमसे कह रहा 3 बच्चे पैदा कर। एक आके कहता है कि हिंदू मुस्लिम के जैसे देश में हिंदू खतरे में है, हमने मान लिया, हमने महसूस नहीं किया। हम खुद के परसेप्शन नहीं ड्राइव कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अच्छा व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, उसने आके कह दिया मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मान लो। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ शंका के आधार पर अंदर गए, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है बेईमानी के, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है देशद्रोह होने के, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इनको यौन शोषण के अपराध घोषित करने के लिए, तो हम पहले से क्यों मान लें कि ये अपराधी हैं? और जिनके लिए पुख्ता सबूत है हम उन्हें अपराधी क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको हम अच्छा क्यों मान रहे हैं? प्रॉब्लम यहां है, क्योंकि गड़ा जा रहा है हमारे दिमाग में, क्योंकि हाँ ये लोग जो अपराधी हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ मन साझा कर रहे हैं और हम इनको अपना भगवान मान के बैठे हुए। हकीकत ये है कि अगर हम लोगों को भगवान मान के चलेंगे तो उनकी गलतियां नहीं दिखाई देंगी, और कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। अगर देश में गलत हो रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा, यहां सब गलत हैं, हमें कम गलत चुनना है। और बात अगर चुनने की आए तो अपने बुद्धि विवेक से चुनना है, अपना फायदा चुनना है। देश आगे तब जाएगा जब तुम्हारा राज्य आगे जाए, तुम्हारा राज्य आगे तब जाएगा तब तुम्हारा जिला आगे जाए, तुम्हारा जिला आगे तब जाएगा तुम्हारा गांव आगे जाए, तुम्हारा गांव आगे तब जाएगा जब मोहल्ला आगे जाए, और मोहल्ला आगे तब जाएगा तुम्हारा घर समृद्ध हो, तुम आगे जाओ। और तुम आगे तब जाओगे जब आंखों की पट्टी खोल के देखोगे कि तुम तो वहीं खड़े हो, आगे तो इनके और इनके बच्चे निकल गए हैं, तुम तो बर्बाद हो गए हो। खोलो आंखों की पट्टी और सवाल पूछो, ये देश किसी के बाप का थोड़ा ना है। नियम कानून अगर सबके लिए बराबर हैं तो फिर सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर ये अपराधी हैं, इन सबकी नजरों में इनको अपराध किया, तो फिर इनको विशेष सुविधाएं क्यों? सभी अगर हमाम में नंगे हैं तो फिर सभी को समान ट्रीट किया जाए। और मान के चलो चाहे वो ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो, ये सब हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सत्ता जो पावर लेके आती है ना, उसे सब कुछ बिगड़ता है।
हमें अपने आप को संभाल के रखना है, चाहे ये खड़ा हो या वो खड़ा हो, ये पार्टी हो या वो पार्टी हो, मुद्दा क्लियर है कि रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए, अय्यासी चाहिए। नौकर हो, नौकर की तरह काम करो, मालिक बनने का प्रयास मत करो और ऐसे दलालों में बिल्कुल नहीं आना है। वर्डिक्ट क्या है? अभी लोअर कोर्ट से आया है, आगे और जाना है। जो ये चल रही है धांधली, इसमें आंखें खोलकर देखो कि क्या गलत है क्या सही है। मैं यहाँ पर किसी को सही और गलत नहीं ठहराने आया हूँ। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। क्या बोले, मैं समझा नहीं। चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए।